चलिए जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट्स स्टार्ट विद टुडेज सेशन। और आज के सेशन के अंदर हम जो करने जा रहे हैं दैट इज IAS 37 का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। IAS 37 हमने स्टार्ट किया था। लेट मी रिकॉल दैट व्हाट इज IAS 37। IAS 37 बेसिकली आपको तीन चीज़ों की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सिखाता है। नंबर वन दैट इज द प्रोविजन, नंबर टू द कंटिंजेंट लायबिलिटी एंड द थर्ड वन इज द कंटिंजेंट एसेट। प्रोविजन क्या है और इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी, ये IAS 37 ने आपको सिखाया। प्रोविजन इज द लाइबिलिटी विद अनसर्टेन इन टाइमिंग एंड अमाउंट। एक ऐसी लाइबिलिटी जिसकी टाइमिंग और अमाउंट सर्टेन नहीं है, पता नहीं है, ऐसी लाइबिलिटी को हम प्रोविजन कहते हैं। अच्छा, प्रोविजन को करना क्या है, तो प्रोविजन की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यह है कि यू नीड टू रिकॉर्ड दैट अमाउंट, यू नीड टू रिकॉर्ड दैट प्रोविजन, और उसकी एंट्री जो बनेगी दैट इज एक्सपेंस डेबिट एंड प्रोविजन क्रेडिट। इसी तरीके से एक और आपके पास है दैट इज अ कंटिंजेंट लाइबिलिटी। सो व्हाट इज कंटिंजेंट लाइबिलिटी, पहले ये सिखाया कि व्हाट इज कंटिंजेंट लाइबिलिटी, फिर ये बताया कि कंटिंजेंट लायबिलिटी की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी। सो व्हाट इज कंटिंजेंट लायबिलिटी, तो कंटिंजेंट लायबिलिटी इज अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन। क्या मतलब, जब तीन में से कोई एक क्राइटेरिया भी अगर फॉल ना करे, सो दिस शुड बी कंसिडर्ड एज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी। लाइक, डू यू हैव अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, यस। इज इट प्रोबेबल, नो। तो इट मींस अगर वो प्रोबेबल नहीं है, सो दिस विल बी कंसिडर्ड एज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी। एग्जांपल नंबर 2, डू यू हैव अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, यस। इज इट प्रोबेबल, यस। कैन यू मेक अ रिलायबल एस्टिमेट, नो। सो इट मींस कि वो प्रोविजन नहीं होगा, हम उसको रिकॉर्ड करेंगे एज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी। अच्छा, कंटिंजेंट लायबिलिटी ट्रीट करेंगे। नाउ कंटिंजेंट लायबिलिटी की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, सो कंटिंजेंट लायबिलिटीज आर नेवर रिकॉर्डेड, इट शैल नेवर बी रिकॉग्नाइज्ड। हम उसकी कोई अकाउंटिंग एंट्री नहीं बनाते, हम उसको P&L और बैलेंस शीट के ऊपर इफेक्ट नहीं करते, इंस्टेड हम उसका डिस्क्लोजर देते हैं। लेकिन हैविंग सेड दिस, यहां पर IAS 37 एक और बात प्रोमिनेंट करता है कि हर कंटिंजेंट लायबिलिटी को भी डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उस कंटिंजेंट लायबिलिटी को डिस्क्लोज किया जाएगा विच आर नॉट रेयर। या आसान जबान में अगर हम समझें इस बात को, तो उस कंटिंजेंट लायबिलिटी को डिस्क्लोज नहीं किया जाता, हम उस कंटिंजेंट लायबिलिटी को डिस्क्लोज नहीं करते जो कि रेयर हो, जो कि रिमोट हो, यानी कि जो कि इम्पॉसिबल हो, जिनके चांसेस लेस देन 5% हो, तो हम उसको डिस्क्लोज भी नहीं करते। खैर, फिर हमने कंटिंजेंट एसेट के बारे में समझा कि कंटिंजेंट एसेट्स आर द प्रोबेबल एसेट्स। जी हाँ, अगर 90% से ज्यादा चांस है कि आपको पेनल्टी रिसीव हो जाएगी, वर्चुअली सर्टेन है, रिकॉर्ड कर दीजिए रिसीवेबल डेबिट इनकम क्रेडिट। लेकिन अगर आपके पास 90% से कम चांस है और 50% से ज्यादा है, सो इट इज प्रोबेबल, डिस्क्लोज कर दीजिए। लेकिन अगर रिकवरी के चांसेस 50 से भी कम है, पॉसिबल है, तो कोई डिस्क्लोजर देने की जरूरत भी नहीं है। खैर, बड़ी जबरदस्त इसके ऊपर बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई थी प्रीवियस क्लास के अंदर। अच्छा, फिर इसके बाद हमने देखा कि प्रोविजन की डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, लाइक प्रोविजन फॉर पेनल्टी, प्रोविजन फॉर वारंटी, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट, प्रोविजन फॉर एनवायरमेंटल कॉस्ट। तो ये सारे हमने प्रोविजन की एग्जांपल्स देखी थी, और हमने इन तमाम प्रोविजंस के रूल, हाँ, प्रोविजन फॉर ऑनरस लॉस। तो और इसी तरीके से जो आपके पास फ्यूचर रिपेयर्स हैं, जो फ्यूचर के ऑपरेटिंग लॉसेस हैं, जो अवॉइडेबल लॉसेस है, उसका प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं होता। ये सारी डिटेल्स हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखी थी। आज हम यहाँ पर जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज प्रोविजन की एक और एग्जांपल, विच इज नोन एज व्हाट, प्रोविजन फॉर रीस्ट्रक्चरिंग, या रीस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन जिसको कहा जाता है। खैर, अब आए जरा इसको स्टार्ट करते हैं और ये देखते हैं कि सर व्हाट इज रीस्ट्रक्चरिंग। व्हाट इज रीस्ट्रक्चरिंग, पहले हम रीस्ट्रक्चरिंग के बारे में समझते हैं और फिर उसके बाद हम प्रोविजन फॉर रीस्ट्रक्चरिंग के बारे में समझेंगे। पहले जरा रीस्ट्रक्चरिंग को देखते हैं कि व्हाट इज रीस्ट्रक्चरिंग। सर, रीस्ट्रक्चरिंग क्या है, आसान जबान में अगर मैं समझाऊं, तो रीस्ट्रक्चरिंग मींस तब्दीली। जी हाँ, तब्दीली। जुमला याद आ रहा होगा आपको, तब्दीली आ नहीं रही है, तब्दीली आ गई है। जी हाँ, तब्दीली आ गई है। तो तब्दीली वाकई में आ गई, आप देख रहे हैं कैसी तब्दीली आ चुकी है। अच्छा, खैर, तो रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब है तब्दीली, चेंजेस। और अगर मैं इसको अंग्रेजी में बताऊं, तो इट इज नोन एज व्हाट, द मेजर चेंजेस। एट टाइम्स आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में मेजर चेंजेस करते हैं, एंड दीज मेजर चेंजेस आर नोन एज व्हाट, रीस्ट्रक्चरिंग। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक न्यू प्रोडक्ट लाइन लॉन्च किया, इट्स अ मेजर चेंज, रीस्ट्रक्चरिंग। आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ओल्ड प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू कर दिया, इट्स अ मेजर चेंज, रीस्ट्रक्चरिंग। आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की टीम को टर्मिनेट कर दिया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर द ब्रेन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, आपने पूरा ब्रेन चेंज कर दिया, इट्स अ रीस्ट्रक्चरिंग, मेजर चेंज। आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेजर एम्प्लॉइज को ले ऑफ कर दिया। याद रखिए, ले ऑफ कहते हैं मैक्सिमम या मेजर एम्प्लॉइज को टर्मिनेट करना। एक आधे को अगर टर्मिनेट कर रहा हूं तो उसको हम टर्मिनेशन कहेंगे, फायरिंग कहेंगे। लेकिन अगर आप ज्यादा एम्प्लॉइज को जब टर्मिनेट करते हैं तो उसको कहा जाता है कंपनी ने ले ऑफ किया है, यानी कि मेजर एम्प्लॉइज को टर्मिनेट कर दिया, it's a restructuring, it's a major change. So these are the different examples जिसके अंदर मैंने आपको दी कि ये restructuring कहलाती हैं। These are the major changes, ये major changes आप अपनी organization में कर रहे हैं। Let me give you a practical example. For example, कि एक कंपनी है, नाम सुना होगा आप लोगों ने, यूनिलीवर। यूनिलीवर पाकिस्तान लिमिटेड, यूपीएल जिसको कहा जाता है। अच्छा, यूनिलीवर पाकिस्तान लिमिटेड का एक फेमस प्रोडक्ट है, दैट इज लक्स। जरा सा लक्स, इतने सालों का जरा सा ही बड़ा ही नहीं हो पा रहा। खैर, यूनिलीवर का जो लक्स है, यूनिलीवर का जो लक्स प्रोडक्ट है वो कराची के अंदर मैन्युफैक्चर किया जाता है। लक्स कराची के अंदर मैन्युफैक्चर किया जाता है। लेट्स से अगर यूनिलीवर आज ये कहे कि यार हम एक काम करते हैं, हम लक्स को डिसकंटिन्यू कर देते हैं क्योंकि अब बीमारियां ज्यादा हो रही हैं, अब ये हुस्न का जमाना नहीं है, अब ये हुस्न का जमाना नहीं है, लोगों को हुस्न से ज्यादा सेहत की पड़ी है, तो अब हम लाइफ बॉय के ऊपर फोकस करते हैं। लाइफ बॉय है जहां सेहत है वहां, ऐसा ही है, पता नहीं क्या था, ऐसे ही था शायद कुछ। लाइफ बॉय है तंदुरुस्ती है जहां, पता है ऐसे कुछ था। खैर, हम लाइफ बॉय के ऊपर फोकस करते हैं। तो इट मींस कि अगर आज यूनिलीवर ये डिसाइड कर ले कि हम लक्स को डिसकंटिन्यू कर देंगे और लाइफ बॉय पे फोकस करेंगे, इट मींस ये क्या है, ये मेजर चेंजेस हैं, ये रीस्ट्रक्चरिंग एक्टिविटी कहलाती है। देखो, मैं रीस्ट्रक्चरिंग के प्रोविजन के बारे में तुम्हें बाद में समझा सकूंगा, पहले तुम्हें ये तो समझाऊं कि रीस्ट्रक्चरिंग होता क्या है। तो रीस्ट्रक्चरिंग मींस मेजर चेंजेस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। पहले तो मुझे ये बताएं, क्या ये रीस्ट्रक्चरिंग की टर्मिनोलॉजी समझ में आ रही है? जी खवातीन और हज़रात, लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज मुझे बताइएगा, क्या ये रीस्ट्रक्चरिंग की टर्मिनोलॉजी समझ में आ रही है? आई रिपीट, रीस्ट्रक्चरिंग क्या है? रीस्ट्रक्चरिंग मींस अ मेजर चेंजेस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब कोई मेजर चेंजेस करते हैं, सो दैट मेजर चेंजेस इज नोन एज व्हाट, द रीस्ट्रक्चरिंग। अब डिफरेंट तरीके से आप मेजर चेंजेस कर सकते हैं, लाइक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना, इट्स अ मेजर चेंज, रीस्ट्रक्चरिंग। पुराने प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू कर देना, इट्स अ मेजर चेंज, रीस्ट्रक्चरिंग। इसी तरीके से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की टीम को टर्मिनेट कर देना, इट्स अ मेजर चेंज, रीस्ट्रक्चरिंग। मेजर एम्प्लॉइज को टर्मिनेट कर देना, इट्स अ मेजर चेंज, रीस्ट्रक्चरिंग। So there could be multiple ways through which the major changes can be implemented within the organization, and such major changes are known as what, the restructuring. जी मुझे बताइएगा जरा, क्या ये बात यहाँ तक क्लियर है? प्लीज बॉडी एंड सोल पार्टिसिपेट कीजिएगा जरा प्लीज, चैट बॉक्स के थ्रू या वॉइस के थ्रू आप प्लीज मुझे नोटिफाई करें कि क्या आपको ये बात समझ में आ रही है। जी आयशा, मैं फिर रिपीट कर देता हूं, मैं फिर रिपीट करता हूं, व्हाट इज रीस्ट्रक्चरिंग? देखें, रीस्ट्रक्चरिंग किसको कहते हैं? रीस्ट्रक्चरिंग कहते हैं तब्दीली को। सुना होगा आपने, तब्दीली आ नहीं रही है, तब्दीली आ गई है, हाँ, ये वही वाली तब्दीली है। तब्दीली में होता क्या है? मेजर चेंजेस आती हैं, मेजर चेंजेस। आपके मुल्क में भी आई, अल्लाह माफ करे। खैर, आर्ग्यूमेंट्स नहीं कर रहे उसमें हम, लेकिन एक मेजर चेंजेस हम बात कर रहे हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कि एट टाइम्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप मेजर चेंजेस कर रहे होते हैं, लाइक नए प्रोडक्ट को लॉन्च करना, इट्स अ मेजर चेंज। इस मेजर चेंज को मेजर चेंज नहीं कहेंगे, इसको हम कहते हैं रीस्ट्रक्चरिंग। पुराने प्रोडक्ट को आप डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, इसको हम नाम देते हैं रीस्ट्रक्चरिंग। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को आपने फारिग कर दिया, टर्मिनेट कर दिया, ओड़े बाबा, रीस्ट्रक्चरिंग। आपने 100-200 एम्प्लॉइज को टर्मिनेट कर दिया, फायर कर दिया, इसको कहते हैं ले ऑफ, मेजर चेंज है।
रीस्ट्रक्चरिंग की आपने। एक एग्जांपल मैंने दी कि फॉर एग्जांपल यूनिलीवर पाकिस्तान लिमिटेड कराची के अंदर लक्स मैन्युफैक्चर कर रहा है। कौन सा लक्स? हाँ वही लक्स जो जरा सा लक्स है, आज तक बड़ा नहीं हो पाया। अगर आज यूनिलीवर ये डिसाइड करे कि हम लक्स कंटिन्यू नहीं कर रहे, हम मैन्युफैक्चर करना चाह रहे हैं लाइफ बॉय, या लाइफ बॉय की मैन्युफैक्चरिंग को मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं, क्यों? क्योंकि लोग अब हुस्न से ज्यादा सेहत की तरफ भाग रहे हैं। हमें हुस्न नहीं चाहिए, हमें सेहत चाहिए। तो अब आप हो सकता है कि लक्स को डिसकंटिन्यू करें, और अगर आप लक्स को डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, सो दैट डिसकंटिन्यूएशन ऑफ अ प्रोडक्ट, that discontinuation of a product, that discontinuation of a product is called restructuring, is called restructuring, is called restructuring। अकाउंटिंग की जबान में इसको restructuring कहा जाता है। जी आयशा, is it clear to you now? अच्छा, अब सुनिएगा जरा। देखिए, जब भी रीस्ट्रक्चरिंग होगी ना, ऑलवेज रिमेंबर, जब मेजर चेंजेस करोगे तो याद रखना, रीस्ट्रक्चरिंग फ्री में नहीं होती है। रीस्ट्रक्चरिंग फ्री में नहीं होती है, तब्दीली फ्री में नहीं आती है, मेजर चेंजेस फ्री में नहीं होती हैं। रीस्ट्रक्चरिंग विल कॉस्ट यू, रीस्ट्रक्चरिंग विल कॉस्ट यू। खर्चा होगा जानी। हाँ जी, रीस्ट्रक्चरिंग फ्री में नहीं होती है, खर्चा होगा। अदील, कहाँ है तू अदील? अदील इज नो मोर, अदील इज नो मोर। अली, कहाँ है अली? मेजर चेंजेस कभी फ्री में आई है? मेजर चेंजेस का मतलब क्या है? न्यू प्रोडक्ट का आना। समझ रहा है अली? नए लोग जब जिंदगी में आए तो क्या फ्री में आए? नहीं अली, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करो जरा। नए लोग जब जिंदगी में आते हैं तो खर्चा करके आते हैं, ऐसे ही नहीं आते। मैकडोनल्ड, ते KFC, ते पिज्जा, ते गिफ्ट, ते परफ्यूम है अली? गलत कह रहा हूं तो बताओ, तुम्हारा एक्सपीरियंस है माशाल्लाह, मेरी तो ऑब्जर्वेशन है। जब भी नए लोग जिंदगी में आए हमेशा खर्चा लेकर आए, इसका मतलब चेंजेस कभी भी फ्री में नहीं आती। अल्लाह वाला, वेरी गुड। बिरयानी खिलाया जा रहा है। ओ भाई, मेरा मिस आयशा ऐसा ना करे, मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, ऑब्जर्वेशन है ये। ऑब्जर्वेशन, इट्स ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन। इंसान दो चीजों से सीखता है, हमें याद रखिएगा हमेशा, एक एक्सपीरियंस और एक ऑब्जर्वेशन। अक्लमंद वो है जो ऑब्जर्वेशन से सीखे, लोगों को ऑब्जर्व करके सीखे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वही वाला सीन है। खैर, नो मोर डिस्कशन ऑन दिस वन। आप अच्छा, आप सुनिएगा जरा। तो इट मींस, याद रखिएगा, रीस्ट्रक्चरिंग विल ऑलवेज कॉस्ट यू, हमेशा खर्चा देगी आपको। एग्जांपल देता हूं, गौर से सुनिएगा। यूनिलीवर लक्स मैन्युफैक्चर कर रहा था कराची की फैक्ट्री के अंदर। गौर से सुनिएगा, बड़ी प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूं, अपार्ट फ्रॉम ऑल जोक्स, प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूं, गौर से सुनिएगा। सर, लक्स जिस फैक्ट्री के अंदर बन रहा था, वो फैक्ट्री हमारी रेंट पे थी। गौर से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा ख्वातीन और हज़रात, रेंट पे ये फैक्ट्री थी, और हमारा एक रेंटल एग्रीमेंट था 10 सालों का, 10 years का एक रेंटल एग्रीमेंट था। और यूं समझ लें कि अभी 1 साल और 2 साल हुए थे इस फैक्ट्री के अंदर, और 2 साल हमने अभी प्रोडक्शन की, लक्स बना रहे थे हम, वहां पर साबुन बना रहे थे हम यहाँ पे। 2 साल बाद यूनिलीवर पाकिस्तान लिमिटेड हैज डिसाइडेड टू डिसकंटिन्यू द प्रोडक्ट। अब हम लक्स मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे, हम लक्स को डिसकंटिन्यू कर देंगे। क्या ये रीस्ट्रक्चरिंग एक्टिविटी है? जी हाँ, प्रोडक्ट का डिसकंटिन्यू करना, इट्स अ रीस्ट्रक्चरिंग एक्टिविटी। अब करें क्या? सर, लक्स को डिसकंटिन्यू कर देते हैं, अब हम नहीं बनाएंगे। इतना आसान नहीं है, आपकी सोच है। आपने रेंटल एग्रीमेंट साइन किया हुआ है 10 साल का, आपको पता है अगर आप ये एग्रीमेंट तोड़ेंगे, अगर आप ये एग्रीमेंट का ब्रीच करेंगे, अगर आप इस एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी करेंगे, तो ये जो लैंड लॉर्ड है जिसकी ये फैक्ट्री है, इतनी आसानी से आपको जाने नहीं देगा। क्या बोलेंगे? मैं नहीं खेल रहा अंकल, मैं कल से साबुन नहीं बनाऊंगा। अबे, 10 साल का एग्रीमेंट किया हुआ है आपने, एग्रीमेंट तोड़ रहे हैं आप, लैंड लॉर्ड पेनलाइज करेगा आपको। जी हाँ, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहे हैं आप, पेनल्टी इंपोज करेगा। सर, कितनी पेनल्टी इंपोज करेगा? 1 मिलियन की। कितने की? लेट से $1 मिलियन की आपके ऊपर पेनल्टी इंपोज कर रहा है। $1 मिलियन की आपके ऊपर पेनल्टी इंपोज कर रहा है। इसका मतलब जानी, ये तब्दीली तो तुम्हारे गले में आ गई है, ये तब्दीली तो तुम्हारे गले में आ चुकी है।
ये तब्दीली ने तुम्हें खर्चा दे दिया है। अगर तुम इस प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू करोगे तो इट मींस कि तुम्हें रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट देनी पड़ेगी, तुम्हें खर्चा करना पड़ेगा, तुम्हें एडिशनल 1 मिलियन रुपीस देने पड़ेंगे, $1 मिलियन देने पड़ेंगे। तो देखो मैंने सही कहा था ना, रीस्ट्रक्चरिंग विल कॉस्ट यू। जब भी तुम तब्दीली की बात करोगे, देयर विल ऑलवेज बी सम एक्सपेंडिचर, देयर विल ऑलवेज बी सर्टेन कॉस्ट दैट विल बी इनकर्ड। जी हाँ, रीस्ट्रक्चरिंग विल ऑलवेज कॉस्ट यू। ये हमेशा आपको कॉस्ट करेगी, ये हमेशा आपको खर्चा देगी। तो तुमने प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू किया, इट्स अ रीस्ट्रक्चरिंग एक्टिविटी। बिकॉज ऑफ दिस रीस्ट्रक्चरिंग एक्टिविटी यू हैव टू पे द कॉस्ट ऑफ $1 मिलियन। दिस इज नॉट ओनली द एंड। आप साबुन बनाने के लिए रॉ मटेरियल जिस सप्लायर से खरीद रहे थे, चर्बी जिस सप्लायर से आप खरीद रहे थे, उस सप्लायर के साथ भी आपका 5 इयर्स का एग्रीमेंट था कि आप उससे रॉ मटेरियल खरीदेंगे। आपको उस एग्रीमेंट को भी तोड़ना पड़ेगा, वो भी नहीं छोड़ेगा आपको, वो भी आपसे 1.5 मिलियन की पेनल्टी चार्ज करेगा। विच मींस कि तुम्हें ये रिस्ट्रक्चरिंग करने की वजह से 2.5 मिलियन का खर्चा हो रहा है। तो इसी को तो मैं कह रहा हूं रिस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट। समझो इस बात को। जब भी तब्दीली आएगी, रिस्ट्रक्चरिंग एक्टिविटी करोगे, देयर विल ऑलवेज बी अ रिस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट। नहीं समझ में आई? एक और एग्जांपल देता हूं, एक और एग्जांपल देता हूं, एक और एग्जांपल देता हूं। तुमने सोचा कि तुम अपने एम्प्लॉइज है, तुम्हारे पास 500 वर्कर्स हैं, 500 वर्कर्स तुम्हारी फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन नहीं हो रही है। तुमने सोचा मैं 400 वर्कर्स को टर्मिनेट कर दूं। सर इतनी बड़ी मिकदार में जब टर्मिनेट किया जाता है, इसको हम कहते हैं ले ऑफ कर दूं। 400 वर्कर्स को ले ऑफ करने का सोच रहे हो। तुम्हें पता है इन 400 वर्कर्स के साथ तुम्हारा 5 साल का एग्रीमेंट पेपर, बाउंडिंग पेपर, एग्रीमेंट पेपर साइन है। टर्मिनेट करोगे ना, 500 या 400 कोर्ट केसेस तुम्हारे पर फाइल हो जाएंगे। हर एक एम्प्लॉय तुम्हारे पर कोर्ट केस फाइल कर रहा होगा। 400 केसेस को डिफेंड करना पड़ जाएगा तुम्हें। रीस्ट्रक्चरिंग क्या करूं? यार एक काम करो, इनसे हाथ मिलाओ, इनसे ऐसा हाथ मिलाओ, ऐसा हाथ मिलाओ कि जो सोने जैसा हो। मुझे बताओ मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? है कोई जो मुझे बता सके कि मैं इन तमाम एम्प्लॉइज से हाथ मिलाऊं और ऐसा हाथ मिलाऊं, ऐसा हाथ मिलाऊं जो सोने जैसा हो? क्या मतलब, क्या कहना क्या चाह रहा हूं मैं, क्या कहना क्या चाह रहा हूं? है कोई जो बता सके कि क्या कहते हैं इस टर्म को, क्या कहते हैं? वेरी गुड मुस्कान, वेरी गुड, वेरी गुड। गोल्डन हैंड शेक। भाई के ये वर्कर खुशी खुशी चला जाए, ये खुशी खुशी वर्कर चला जाए, क्योंकि एग्रीमेंट पेपर साइन हुआ हुआ है, इतनी आसानी से जाएगा नहीं। एम्प्लॉय को टर्मिनेट कर रहे हो, बेरोजगार कर रहे हो, खुशी खुशी चला जाए। सर एक एक एम्प्लॉय को 2-2 लाख रुपए दे दो, हर एम्प्लॉय को 2-2 लाख रुपए दे दो। दैट इज नोन एज व्हाट? गोल्डन हैंड शेक, गोल्डन हैंड शेक। गोल्डन, ये मैंगो शेक नहीं है, गोल्डन हैंड शेक है। ये वर्कर खुशी खुशी जाएगा, इसके लिए तुम्हें 2 लाख रुपए पर वर्कर देना पड़ेगा। सर ये 2 लाख रुपए क्या है? ये तुम्हारी तब्दीली की कॉस्ट है, इसको कहते हैं रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट। तुम्हें रीस्ट्रक्चरिंग करनी है, इतना आसान काम नहीं है। दिस विल कॉस्ट यू। मुझे बताएं क्या ये रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट की कहानी समझ में आ रही है? जी मुझे बताएं जरा, क्या ये रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट की कहानी समझ में आ रही है? पहले मैंने समझाया कि व्हाट इज रीस्ट्रक्चरिंग, इट्स अ मेजर चेंज। फिर मैंने समझाया कि रीस्ट्रक्चरिंग विल कॉस्ट यू, कि जब भी आप तब्दीली लाने की कोशिश करेंगे, मेजर चेंजेस करेंगे विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, दिस विल ऑलवेज कॉस्ट यू। कोई ना कोई खर्चा जरूर होगा। जी यहाँ तक क्या बात समझ में आती है? बोले बोले टेल टेल। जी एवरीवन प्लीज मुझे रिस्पॉन्ड करें जरा, क्या सबको ये बात समझ में आ रही है? अली, अरसलान, आयशा स्क्वायर, आयशा स्क्वायर, इमाद मिठानी, हुजैफा। जी प्लीज सब रिस्पॉन्स करें जरा प्लीज। अच्छा अब सुनिएगा जरा। डेट ऑफ रिपोर्टिंग पे हूं मैं। अब मैं IS-37 से इसको लिंक कर रहा हूँ। 31 दिसंबर 2023 पे मैं आज मौजूद हूँ। और कंपनी के डायरेक्टर ने ये सोचा है कि हम अपना प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू कर देंगे। इससे क्या होगा सर? फैक्ट
जी मेरी वॉइस वीडियो क्लियर है सबको? चलिए जनाब, स्टार्ट करते हैं जरा। और हमने क्या देखा, डेट ऑफ रिपोर्टिंग पे डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया कि हम प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू कर रहे हैं। अच्छा, प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू करेंगे, डेफिनेटली देयर विल बी सम कॉन्सिक्वेंसेस दैट वी नीड टू फेस। नंबर वन, सप्लायर को पेनल्टी देनी पड़ेगी, लैंडलॉर्ड को पेनल्टी देनी पड़ेगी। अच्छा, ये सारा वो खर्चा है जो मुझे इन फ्यूचर करना है, ऐसे ही। अब मेरा सवाल ये है कि क्या मैं आज डेट ऑफ रिपोर्टिंग पे इस रीस्ट्रक्चरिंग का प्रोविजन रिकॉर्ड करूं या ना करूं? आप कॉन्सेप्ट समझ रहे क्या हो रहा है? यहां पर आपने करना है रीस्ट्रक्चरिंग एक्टिविटी। जब आप रीस्ट्रक्चरिंग एक्टिविटी इन फ्यूचर करेंगे, सो ऑब्वियसली मैंने आपसे क्या कहा कि रीस्ट्रक्चरिंग एक्टिविटी विल कॉस्ट यू। इट मींस कोई ना कोई रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट आपको इनकर करनी पड़ेगी। सो द क्वेश्चन इज, शुड आई रिकॉर्ड द प्रोविजन रिलेटेड टू दैट रीस्ट्रक्चरिंग? क्या मुझे रीस्ट्रक्चरिंग का प्रोविजन रिकॉर्ड करना चाहिए? ये अब आईएएस 37 हमें समझाएगा। आईएएस 37 कहता है कि रीस्ट्रक्चरिंग का प्रोविजन बिल्कुल रिकॉर्ड होना चाहिए। देखो, नॉर्मली प्रोविजन से ही अलग है। क्यों? नॉर्मल प्रोविजन के अंदर तीन क्राइटेरिया होते थे। नंबर वन, डू यू हैव अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, इज इट प्रोबेबल, कैन यू मेक अ रिलायबल एस्टिमेट ऑफ इट। लेकिन यहाँ पे रीस्ट्रक्चरिंग का प्रोविजन रिकॉर्ड करने के लिए कुछ एडिशनल बातें जो कि आपने यहाँ पे देखनी है। आईएएस 37 कहता है कि रीस्ट्रक्चरिंग का प्रोविजन सिर्फ तब बनेगा जब दो क्राइटेरियाज आपके पास मीट हो जाएं। वो तीन क्राइटेरियाज तो अपनी जगह पर है, लेकिन ये एडिशनल दो क्राइटेरियाज जो आपके पास मीट हो जाएं। क्या? नंबर वन, restructuring provision should only be made, a provision related to restructuring should only be made if you have a detailed formal plan. If you have a detailed formal plan, कह रहा है कि रीस्ट्रक्चरिंग का प्रोविजन सिर्फ तब बनेगा व्हेन यू हैव अ डिटेल्ड फॉर्मल प्लान, जब आपके पास एक डिटेल्ड फॉर्मल प्लान मौजूद हो। जब आपके पास एक डिटेल्ड फॉर्मल प्लान मौजूद हो, जब आपके पास एक डिटेल्ड फॉर्मल प्लान मौजूद हो, नंबर वन। एंड द सेकंड पॉइंट इज, प्लान मस्ट बी कम्युनिकेटेड, प्लान मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू दोज अफेक्टेड। यानी कि जो लोग इस प्लान से अफेक्ट होंगे, उन लोगों को आपने प्लान कम्युनिकेट कर दिया हो। अगर ये दो क्राइटेरियाज मीट कर जाते हैं, तो फिर मैं प्रोविजन फॉर रीस्ट्रक्चरिंग बनाऊंगा, तो फिर मैं रीस्ट्रक्चरिंग का प्रोविजन रिकॉर्ड करूंगा। अदरवाइज मैं रीस्ट्रक्चरिंग का प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं करूंगा। आई रिपीट, a provision for restructuring should only be made if if there is a detailed formal plan, and सिर्फ प्लान ना हो, प्लान मस्ट बी कम्युनिकेटेड, कि रिपोर्टिंग डेट पे आप वो प्लान कम्युनिकेट कर चुके हो। किसको? टू दोज अफेक्टेड, जिन जिन के ऊपर ये इफेक्ट पड़ेगा। लाइक सप्लायर्स हैं, एम्प्लॉइज हैं, लैंडलॉर्ड हैं, तमाम लोगों को आपने कम्युनिकेट कर दी कि हम प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू करना चाह रहे हैं। तो अगर आपके पास डिटेल फॉर्मल प्लान है एंड दैट प्लान हैज बीन कम्युनिकेटेड टू दोज अफेक्टेड, तो यस, अब आप रीस्ट्रक्चरिंग का प्रोविजन बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लक्स को डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं, आप लक्स को डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं, कब डिसकंटिन्यू करेंगे, कैसे डिसकंटिन्यू करेंगे, कितने आपने कितने कितने का आपको लॉस होगा, कितनी आपको जो है वो पेनल्टी देनी पड़ेगी, आपके पास एक पूरा डिटेल्ड फॉर्मल प्लान मौजूद है। एंड दैट प्लान हैज बीन कम्युनिकेटेड टू दोस्त, क्या आपने वो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन अपने तमाम स्टेक होल्डर्स को इन्फॉर्म कर दिया है। सो इट मींस यस, जब आपने इन्फॉर्म कर दिया, द प्लान हैज बीन कम्युनिकेटेड टू दोज अफेक्टेड, तो अब आप रीस्ट्रक्चरिंग का प्रोविजन रिकॉर्ड करेंगे। देखो, मैंने अभी तीन बातें यहां पर की। नंबर वन, व्हाट इज रीस्ट्रक्चरिंग। नंबर टू, रीस्ट्रक्चरिंग विल कॉस्ट यू। नंबर थ्री, उस रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट का प्रोविजन कब बनेगा। तो ये तीन बातें अब तक मैंने आपके साथ डिस्कस की है। आर वी गाइस क्लियर ऑन दिस वन? क्या यहां तक बात समझ में आती है? जी, क्या ये बात समझ में आ रही है? तो याद रखिएगा, रीस्ट्रक्चरिंग इज द मेजर चेंजेस। अभी ये कौन है? जुनैद खालिद? बेटा अली तू है ये।
अली। चलिए जनाब, अब आगे चलते जरा। सर, तीन बातें हमने देखी। रीस्ट्रक्चरिंग क्या है, नंबर वन। नंबर टू, रीस्ट्रक्चरिंग जब भी करोगे कॉस्ट लगेगी। नंबर थ्री, क्या हम उस रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट जो कि फ्यूचर में होगी, आज हम उसका प्रोविजन रिकॉर्ड करें? हाँ बिल्कुल करो। कब? अगर तुम्हारे पास उसका डिटेल फॉर्मल प्लान है और वो प्लान तुमने अगर आगे कम्युनिकेट कर दिया है, तो तुम उस रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट का प्रोविजन रिकॉर्ड कर लो। रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट का प्रोविजन रिकॉर्ड कैसे करोगे? क्या एंट्री बनेगी? उसकी एंट्री बनेगी रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट डेबिट, यानी कि एक्सपेंस डेबिट। देखो मैंने पहले भी कहा था, हर प्रोविजन नॉर्मली पीएनएल में चार्ज होता है, हर प्रोविजन नॉर्मली पीएनएल में चार्ज होगा। तो इसी तरीके से रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट भी पीएनएल में चार्ज होगा। रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट डेबिट एंड प्रोविजन फॉर रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट क्रेडिट। सर अब एक और सवाल, ये एंट्री तो हम बना लेंगे, ये बताएं कि अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो आइए 37 कहता है रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करोगे? रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करोगे? तो उसके बारे में कहता है कि रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट शुड इंक्लूड नेसेसरी कॉस्ट, यानी कि जो रीस्ट्रक्चरिंग से रिलेटेड नेसेसरी कॉस्ट हैं, या इंक्रीमेंटल कॉस्ट कह लें या एडिशनल कॉस्ट कह लें, जो रीस्ट्रक्चरिंग से रिलेटेड कॉस्ट है, हम एग्जाम्पल देता हूं। रीलोकेशन कॉस्ट, ये वो सारी कॉस्ट हैं। हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो। अभी तो फिर जवाब कैसे दिया, आवाज नहीं आ रही तो? अबे बात पिटेगा तू कसम से यार, झूठा एक नंबर का। आवाज नहीं आ रही तो जवाब कैसे दे रहा है? यस सर, नो सर। अच्छा चलो ठीक है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट का प्रोविजन कैलकुलेट करना है, तो रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट इंक्लूड्स, क्या इंक्लूड करेंगे? ओनली नेसेसरी कॉस्ट, जो इंपॉर्टेंट कॉस्ट है सिर्फ हम उसको इंक्लूड करेंगे। एंड आगे क्या कह रहा है? एंड एक्सक्लूड, हटाओ हटाओ हटाओ, इसको रिकॉर्ड मत करना। किसको रिकॉर्ड नहीं करना? मार्केटिंग कॉस्ट को रिकॉर्ड ना करना, स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट को रिकॉर्ड ना करना, रीलोकेशन कॉस्ट को रिकॉर्ड ना करना। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। आओ जरा एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं। सर मैं लक्स को डिसकंटिन्यू कर रहा हूं, लक्स को डिसकंटिन्यू कर रहा हूं, मुझे लैंडलॉर्ड को पेनल्टी देनी पड़ेगी, जरूरी है, इसके बगैर डिसकंटिन्यू नहीं हो सकता। नेसेसरी कॉस्ट। मुझे सप्लायर को पेनल्टी देनी पड़ेगी, जरूरी है, नेसेसरी कॉस्ट। दूसरा सुनना, सर जो 100 लोग साबुन बना रहे थे वहां पर, उन 100 लोगों को टर्मिनेट करना पड़ेगा, फारिग करना पड़ेगा, ले ऑफ करना है, ले ऑफ। सर ऐसे ही नहीं जाएंगे, उनको गोल्डन हैंड शेक देना पड़ेगा, नेसेसरी कॉस्ट। अब बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? इसका मतलब ये वो कॉस्ट है जो कि नेसेसरी है। फॉर एग्जांपल, मुझे 10 मिलियन सप्लायर को, 10 मिलियन लैंडलॉर्ड को और 15 मिलियन की गोल्डन हैंडशेक देनी पड़ेगी। इट मींस कि अगर मैं देखूं तो मेरी जो नेसेसरी कॉस्ट आ रही है दैट इज 35 मिलियन। ये क्या है? ये रीस्ट्रक्चरिंग की नेसेसरी कॉस्ट है। जी क्या आवाज नहीं आ रही है? हेलो।
हेलो, क्या आवाज आ रही है? अदील। अच्छा, तो ये आपके पास क्या, दैट इज द नेसेसरी कॉस्ट। ये नेसेसरी कॉस्ट है जो आप यहाँ पे इनकर करेंगे। अच्छा, अब सुनते जरा अननेसेसरी कॉस्ट, जो कि एक्सक्लूड करनी है। एग्जामिनर आपको देगा, लेकिन आपको उसको लेकिन आपको आपने उसको जो है ना, वो आपने उसको रिस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाना। आपने उसको रिस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाना। वो क्या है, गौर से सुनना जरा। सर, हो ये रहा है कि यूनिलीवर ने ये कहा कि हम लक्स को डिसकंटिन्यू करेंगे, और अब हम एक काम करते हैं, हम सर्फ एक्सेल हम सर्फ एक्सेल को बनाएंगे। लक्स जो बन रहा है वो रहीम यार खान में मैन्युफैक्चर हो रहा है। रहीम यार खान में मैन्युफैक्चर हो रहा है अभी। रहीम यार खान में इसकी प्रोडक्शन प्लांट लगे हुए हैं। सर्फ एक्सेल कराची में मैन्युफैक्चर हो रहा है। सर्फ एक्सेल कराची में मैन्युफैक्चर हो रहा है। अब एक काम करते हैं, हम लक्स को डिसकंटिन्यू करते हैं और सर्फ एक्सेल पे फोकस करते हैं, सर्फ बनाते हैं हम। एक काम करते हैं, कुछ वर्कर्स को तो हम टर्मिनेट कर देंगे, उनको गोल्डन हैंडशेक दे देंगे। कुछ वर्कर्स को हम कराची लेके जाते हैं, और कराची में ले जाकर कराची में ले जाकर उनसे सर्फ एक्सेल बनवाएंगे। मुझे एक बात बताओ, क्या साबुन और सर्फ बनाने में कोई चेंज होगा या नहीं होगा? भाई, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में चेंज होगा। तो उन वर्कर्स को सर्फ बनाने की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। अब ट्रेनिंग जब दे रहा हूं, तो ट्रेनिंग की कॉस्ट लगेगी। और ट्रेनिंग की कॉस्ट लग रही है लेट्स से 2 मिलियन। क्या ये ट्रेनिंग की कॉस्ट रीस्ट्रक्चरिंग के लिए जरूरी है? याद रखना, रीस्ट्रक्चरिंग क्या थी? प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू करना, दैट्स इट। अब तुम्हारा अपना मैनेजमेंट का डिसीजन है कि तुम उन्हीं वर्कर्स को सर्फ एक्सेल की मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल कर रहे हो। तो क्या ये ट्रेनिंग कॉस्ट जरूरी है? क्या ये लक्ष्य को बंद करने के लिए जरूरी कॉस्ट चाहिए? नहीं है। ये नेसेसरी कॉस्ट है ही नहीं। ये तो तुम अपने सर्फ एक्सेल को बनाने के लिए सिखा रहे हो। इट मींस ट्रेनिंग कॉस्ट को तुम रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट के प्रोविजन का पार्ट नहीं बनाओगे। तुम उन सारे वर्कर्स को रहीम यार खान से उठा के कराची लेकर आए, पैदल तो नहीं लाए ना, ट्रेन का खर्चा दिया। इसको कहते हैं रीलोकेशन कॉस्ट। इसको कहते हैं रीलोकेशन कॉस्ट। भाई, 1 मिलियन का खर्चा हुआ है। उनकी होटल एकोमोडेशन, खाने पीने, ट्रांसपोर्ट का खर्चा कंपनी ने दिया है। क्या ये रीलोकेशन कॉस्ट तुम्हारे लक्ष्य की डिसकंटिन्यूएशन के लिए जरूरी थी? क्या ये रीलोकेशन कॉस्ट तुम्हारे लक्ष्य के डिसकंटिन्यूएशन के लिए, तुम्हारे लक्ष्य की रीस्ट्रक्चरिंग के लिए जरूरी थी? जवाब दो। नो। तुम लक्स की मार्केटिंग कर रहे हो, लक्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, कि अब सॉरी सर्फ एक्सेल की मार्केटिंग कर रहे हो, कि अब सर्फ एक्सेल नहीं है। दाग तो अच्छे नहीं होते। सर्फ एक्सेल को तुमने बना दिया जरा सा सर्फ। क्या टाइट पंच लाइन निकली है। जरा सा सर्फ, थोड़ा सा डालो, पूरा धोए। अब मुझे बताओ, ये जो तुम मार्केटिंग का खर्चा कर रहे हो, तुमने इसकी पंच लाइन को मिला दिया। लक्स का जरा सा तुमने लिया और तुमने सर्फ के साथ मिला दिया। अब मुझे बताओ, क्या ये मार्केटिंग का खर्चा कोई जरूरी खर्चा था? लक्स को डिसकंटिन्यू करने के लिए क्या ये जरूरी था? नो। तो याद रखना, ये सारी वो कॉस्ट हैं जो तुम इनकर तो कर रहे हो, लेकिन माजरत के साथ ये सारी कॉस्ट तुम्हारी रिस्ट्रक्चरिंग का पार्ट नहीं है। ये सारी कॉस्ट तुम्हारी रिस्ट्रक्चरिंग का पार्ट नहीं है। इसका मतलब जब तुम रिस्ट्रक्चरिंग का प्रोविजन बनाओगे, तो तुम्हें इन सारी कॉस्ट को इंटरटेन करने की जरूरत नहीं है। याद रखना, ये वो सारी कॉस्ट हैं जो अननेसेसरी कॉस्ट हैं, जो तुम्हारी रिस्ट्रक्चरिंग से ताल्लुक नहीं रखती। इसका मतलब जब तुम रिस्ट्रक्चरिंग का प्रोविजन रिकॉर्ड करोगे, तो सिर्फ नेसेसरी कॉस्ट को लोगे। IS 37 गाइड करता है कि वो कॉस्ट जो नेसेसरी नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन, रीलोकेशन, स्टाफ ट्रेनिंग, मार्केटिंग कॉस्ट, ये सब अननेसेसरी कॉस्ट है।
ये तुम्हारी रीस्ट्रक्चरिंग के अंदर कभी भी इंक्लूड नहीं की जाएंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जी, क्या ये बात समझ में आ रही? कॉन्सेप्ट बता भाई, कॉन्सेप्ट बता। आर्ट बहुत है मेरे पास, तू टेंशन नहीं ले। अल्हम्दुलिल्लाह। जी, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? प्लीज बताएं जरा। जी, यहाँ तक क्लियर है, बताएं जरा। भाई सियासी गुफ्तगू से परहेज करें, मुझे बताएं जरा, क्लियर है? आयशा स्क्वायर, हुजैफा, मरियम, मुस्कान, हुजैफा, अरसलान। चलें ना, फिर हमने देखा रिस्ट्रक्चरिंग की एंट्री कैसे बनेगी। रिस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट, डेबिट और प्रोविजन फॉर रिस्ट्रक्चरिंग क्रेडिट। आए जरा इसकी थ्योरी के बारे में हम पढ़ें जरा। अभी मिस नहीं पढ़ सकेंगी तो मैं ही पढ़ लेता हूँ, वरना मिस पढ़ती नहीं। चले खैर। Restructuring is a program that is planned and controlled. It's planned and controlled by the management and material changes, जिसको मैंने major changes कहा था। Either या तो आप scope of business change कर रहे हैं, यानी कि dimension change कर दिया। आप प्लास्टिक बना रहे थे, अब आप जो है वो फॉर एग्जाम्पल कपड़ा बनाना शुरू कर दें। इट मीन्स आपने पूरा बिजनेस का आउटकम ही चेंज कर दिया। या फिर द मैनर, जिस तरीके से आप वो काम कर रहे थे, आपने उसकी स्ट्रैटेजीज को चेंज कर दिया, इंप्लॉइज को चेंज कर दिया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को चेंज कर दिया, प्रोडक्ट्स को चेंज कर दिया। तो इट मींस दैट इज नोन एज व्हाट रीस्ट्रक्चरिंग। एग्जांपल्स क्या है? डिसकंटिन्यू इन ऑपरेशन, क्लोजर ऑफ अ लोकेशन प्लांट, यानी कि आपने कोई बिजनेस का प्लांट डिसकंटिन्यू कर दिया है। चेंजेस इन द डायरेक्टर, चेंज इन द नेचर एंड फोकस of the entity's operation, कि आपने nature of business change कर दिया। A provision may only be made if a detailed formal approved plan exists and the plan has been announced to those affected. Provision should include the direct expenditure, that is the necessary cost. Direct expenditure का मतलब है that it should include only the necessary cost and should exclude, मत include कीजिएगा, that is the cost associated with the ongoing activities like relocation, training, and marketing cost. These expenses should not be included in the provision. चलें, अब लास्ट पार्ट देखते हैं, दैट इज द रीइंबर्समेंट। रीइंबर्समेंट हमारे पास क्या है, गौर से सुनिएगा। रीइंबर्समेंट क्या है? फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी है, ए कंपनी, ए कंपनी इज द अरसलान कंपनी। एक कंपनी है जेके कंपनी, और ये तारीफ की कोई या तारुफ की कोई मोहताज नहीं है। अच्छा, जेके कंपनी ने एक बिजनेस कर रही है और वो बिजनेस है कैटरिंग का। जेके कंपनी कैटरिंग का बिजनेस कर रही है, खाने पकाने का बिजनेस कर रही है। और जेके कंपनी ने अपने कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड की, और उस कस्टमर का नाम था अदील। अदील का वलीमा था, अदील का वलीमा था, और अदील ने अपना वलीमा प्लान किया था और खाने का ऑर्डर मुझे दिया था। मैंने कैटरिंग की सर्विस प्रोवाइड की और मैंने यहाँ पर खाना डिलीवर किया अदील को। अदील को मतलब अदील के मेहमानों को यहाँ पे खाना गया। हुआ कुछ यूं कि दावत अभी कंप्लीट ही नहीं हुई थी कि मेहमानों को फूड पॉइजन हो गया। इत्तेफाक है कि अदील ने उस वक्त तक खाना नहीं खाया था। अदील ने उस वक्त तक खाना नहीं खाया था, तो मेहमानों को फूड पॉइजन हो गया और लोगों को, गेस्ट को वॉमिटिंग होना स्टार्ट हो गई। बहुत सारे जो गेस्ट थे वो सिवियर कंडीशन में चले गए। बहुत सारे गेस्ट ऐसे थे जो कि माइल्ड कंडीशन में चले गए। अब ये सिचुएशन हो गई। अदील अदील होश में खड़ा हुआ था और देख रहा था, हर थोड़ी देर बाद एक बंदा गिर रहा है। उल्टे हाथ में देखा तो सासू माँ गई, सीधे हाथ में देखा ससुर गया। मतलब हर थोड़ी देर बाद कोई ना कोई गिर रहा है, हर थोड़ी देर बाद कोई ना कोई गिरे जा रहा है। अदील ये कंडीशन देखता रहा और अदील ने मेरे ऊपर एक कोर्ट केस फाइल कर दिया। एक कोर्ट केस फाइल कर, अदील खुश हो रहा है ससुर और सास के गिरने के ऊपर। अभी तो खुश हो रहा है अदील, लेकिन याद रखना आगे की जिंदगी के अंदर अगर तू खुश हुआ तो तेरी सांसें बंद हो जाएंगी। सांस के गिरने पे अगर तू खुश हुआ है
तो तू अपनी सांसें नहीं संभाल पाएगा, तेरी सांसें बंद होने वाली है, सोच ले तू। खैर, अच्छा, अदील ने करा क्या? अदील ने फौरन फौरन मेरे ऊपर एक कोर्ट केस फाइल किया। अदील फाइल्ड अ कोर्ट केस अगेंस्ट मी, यानी कि मेरे ऊपर सूट फाइल किया। अच्छा, सूट फाइल किया एंड अदील इज क्लेमिंग अ पेनल्टी ऑफ 3 मिलियन। अदील कह रहा है कि यार, इन तमाम गेस्ट को मुझे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, इनका इलाज मुझे कराना पड़ेगा, मैं अपनी जेब से खर्चा दूंगा। तो अदील इज क्लेमिंग अ पेनल्टी ऑफ 3 मिलियन। 3 मिलियन की पेनल्टी मुझसे क्लेम कर रहा है और उसने मेरे पर कोर्ट केस फाइल कर दिया 3 मिलियन का। अब सुनिएगा जरा गौर से। अब जेके लिमिटेड ने अपने लायर से पूछा, लायर लायर तुम क्या कहते हो? लायर ने कहा कि सर, केस वैलिड है और बहुत सिवियर कंडीशन के अंदर भी काफी सारे पेशेंट्स, ऐसा लगता है कि आप कोर्ट केस हारेंगे और आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। 80% चांस है कि आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। मुझे बताएं, जेके लिमिटेड कंपनी को क्या इससे रिलेटेड प्रोविजन रिकॉर्ड करना चाहिए नहीं करना चाहिए? आ रहा हूं अरसलान, आ रहा हूं, टेंशन क्यों ले रहे हो तू? जी बताएं जरा, जेके लिमिटेड कंपनी को क्या प्रोविजन रिकॉर्ड करना चाहिए कि नहीं चाहिए? तमाम लोग जवाब दे प्लीज। आयशा स्क्वायर, मरियम, मुस्कान। 80% चांस है कि मुझे पेनल्टी देनी पड़ेगी। क्या मुझे प्रोविजन रिकॉर्ड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बताएं जरा। बिल्कुल करना चाहिए। डू आई हैव अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन? यस। इज इट प्रोबेबल? यस। 80%। कैन यू मेक अ रिलायबल एस्टिमेट? यस सर, 3 मिलियन की पेनल्टी आ रही है। तो लॉयर के कहने पे मैंने फॉरन एंट्री रिकॉर्ड कर दी, पेनल्टी एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन फॉर पेनल्टी क्रेडिट। मैंने 3 मिलियन से ये प्रोविजन रिकॉर्ड कर दिया, मैंने 3 मिलियन का ये प्रोविजन रिकॉर्ड कर दिया। लेकिन मैंने लॉयर से पूछा, या अपने मैंने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से पूछा, कैटरिंग के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से पूछा, अपने बावर्ची से पूछा कि यार ये हुआ क्या? इतने सालों से हम कैटरिंग की सर्विसेज करते हुए आ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कभी ऐसी सिचुएशन नहीं हुई, ये अचानक फूड पॉइजन हो गया मेहमानों को, ये हुआ क्या? मुझे मेरा बावर्ची ये बता रहा है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ये बता रहा है कि सर, हमारे पार्ट में कोई फॉल्ट नहीं हुआ है। असल प्रॉब्लम ये भी है कि जो राइस थे, जो चावल थे, या जो गोश्त था, जो मीट था, वो मीट एक्सपायर था। वो मीट एक्सपायर था, यानी कि जो गोश्त था बकरे का, वो एक्सपायर गोश्त था, और वो खराब गोश्त था, वो एक्सपायर गोश्त था। मैंने फौरन अपने बावर्ची से पूछा कि वो गोश्त कहाँ से खरीदा था? तो वो बावर्ची कह रहा है कि सर, वो गोश्त हमने अरसलान कसाई से खरीदा था। अरसलान, तुझे अपना इंतजार था ना बेटा, तू आ गया। अरसलान बुच्चर से खरीदा था, अरसलान कसाई से हमने वो गोश्त खरीदा था। वो आ गया, वो आ गया, हाँ, अरसलान कसाई आ गया। अरसलान कसाई से हमने खरीदा था। अब मुझे एक बात बताएं, क्या मैं कोर्ट को ये बोलूं कि मेरी गलती नहीं है, अंकल अंकल मुझे माफ कर दो, ये तो अरसलान कसाई। यार देखो, कस्टमर अरसलान को नहीं जानता, अदील अरसलान को नहीं जानता, अदील मुझे जानता है, मेरे पार्ट में फॉल्ट हुआ है। इसका मतलब ये कि दादा, गलती तो मेरी भी नहीं है। आपको क्या लगता है मैं अरसलान को छोड़ दूंगा? लॉयर कह रहा है सर, पहली फुर्सत में आप अरसलान के ऊपर कोर्ट केस करें, पहली फुर्सत में आप अरसलान के ऊपर कोर्ट केस करें। अब मैं ये जो कोर्ट केस कर रहा हूं ना जानी, मैं पेनल्टी क्लेम करूंगा, और मैं पेनल्टी क्लेम करूंगा अरसलान से। कितनी पेनल्टी क्लेम करूंगा? 3 मिलियन की पेनल्टी क्लेम करूंगा। आ रहा हूं, आ रहा हूं, आपके दिमाग में चल रहा है, आपके दिमाग में चल रहा है कि सर, जब ले ही रहे हैं तो ज्यादा ले लें। आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, बिल्कुल आपके दिमाग में चल रहा है, आपके दिमाग में चल रहा है। पेनल्टी क्लेम कर रहा है 3 मिलियन, मैं 3 मिलियन की पेनल्टी अरसलान से क्लेम कर रहा हूं। आईएस 37 कहता है, जुनैद साहब, आप ये जो पेनल्टी क्लेम कर रहे हैं, नाउ दिस इज नोन एज व्हाट द रीइंबर्समेंट। जब किसी प्रोविजन के अगेंस्ट में कोई और रिकवरी हो रही हो, जब किसी प्रोविजन से रिलेटेड, देखो मैं ये पेनल्टी क्यों क्लेम कर रहा हूं, बिकॉज ऑफ दिस प्रोविजन,
किसी प्रोविजन की बैकग्राउंड, यानी कि कोई बैकग्राउंड में प्रोविजन मौजूद है और उसकी वजह से अगर आप कोई अमाउंट रिकवर कर रहे हैं, उसकी अमाउंट से अगर कोई अमाउंट रिकवर, उसकी वजह से अगर कोई अमाउंट रिकवर करने जा रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं रीइंबर्समेंट। रीइंबर्समेंट का मतलब ही क्या होता है? एक खर्चा आपने किया, उसको रिकवर कर लें। सो इट मींस if because of some or certain provision, if because of some or certain provision you will be recovering some amount, so that amount that you will be recovering is known as what? Reimbursement. That amount you will be recovering is known as what? The reimbursement. इसको reimbursement कहा जाता है। जी हाँ, ये आप reimbursement कर रहे हैं, आप इसको कहते हैं reimbursement। अब IAS 37 कहता है कि reimbursement कि पहली बात तो एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी पेनल्टी रिसीवेबल डेबिट और पेनल्टी इनकम क्रेडिट। पहली बात कि रीइंबर्समेंट की एंट्री क्या बनेगी? पेनल्टी रिसीवेबल डेबिट और पेनल्टी इनकम क्रेडिट। दूसरी बात, अमाउंट ऑफ रीइंबर्समेंट, अमाउंट ऑफ रीइंबर्समेंट should not exceed the amount ऑफ प्रोविजन। बहुत एथिकल और बहुत ही गहरी बात की है कि तुमने जितना प्रोविजन का अमाउंट बनाया है, रीइंबर्समेंट की अमाउंट उससे कम होगी, उतनी ही होगी, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। और लॉजिकल भी है ये। इसको यूं समझे कि मुझे सर साजिद ने कहा कि जुनैद, तुम केएनएस के लिए एक कीबोर्ड परचेज करके लाओ, कीबोर्ड परचेज करो। मैंने कीबोर्ड परचेज किया 3,000 रुपए का। 3,000 रुपए मैंने अपनी जेब से दिए। अब मुझे बताओ सर साजिद से मैं कितनी अमाउंट रिकवर करूं? सर साजिद से मैं कितनी अमाउंट रिकवर करूं? सर साजिद से मैं कितनी अमाउंट रिकवर करूं? बताओ मुझे, बताओ मुझे कितनी अमाउंट रिकवर करूं सर साजिद से? अबे 5,000 नहीं यार। साले तुम लोग सारे पाकिस्तानी, अल्लाह माफ करे, IAS 37 भी अपनी पनाह मांगता होगा। सारे चोर बैठे हुए हैं। खवातीन आप लोग मुझे बताएं, आई एम एक्सपेक्टिंग गुड आंसर फ्रॉम यू ऑल। ये सारे लड़के जो है ना, जी आयशा स्क्वायर, मरियम, मुस्कान, मुझे बताएं कि मैंने 3,000 का अगर कीबोर्ड खरीदा, अपनी जेब से पेमेंट की है, जब मैं सर साजिद से अमाउंट रिकवर करूंगा तो कितनी अमाउंट रिकवर करूंगा? मुझे बताएं जरा। वेरी गुड मुस्कान, सो डिसेंसी, टू मच डिस। अबे अली, वेरी गुड मरियम, शाबाश। 3,000, 3,000 यार। रीइंबर्समेंट का रूल ही होता है ना यार, जितना खर्चा हुआ उतना ही रिकवर करें, जितना खर्चा हुआ उतना ही रिकवर करें। आप अगर पेनल्टी दे रहे हैं 3 मिलियन की, IAS 37 कहता है, सुनो बगैर तो, हाँ हाँ तुम लोगों से बात कर रहा हूं, अली, अरसलान, अदील, तुम लोग सारे, IAS 37 तुम्हें कह रहा है बगैर तो जितना खर्चा कर रहे हो उतना ही अमाउंट रिकवर होता है रीइंबर्समेंट में। It means the amount of reimbursement, the amount of reimbursement should not exceed the amount of provision, the amount of reimbursement, the amount of reimbursement should not exceed the amount of provision। ये रूल याद रखिएगा, ये रूल याद रखिएगा कि रीइंबर्समेंट की जो अमाउंट होगी वो हमेशा 3, यानी कि जितनी अमाउंट प्रोविजन की है उतनी ही हो सकती है, उससे कभी भी एक्सीड नहीं कर सकती। तो रूल नंबर 2, रीइंबर्समेंट की अमाउंट कभी भी प्रोविजन से ज्यादा नहीं होगी। रूल नंबर 3, रीइंबर्समेंट should only be recorded if it is virtually certain। और वर्चुअली सर्टेन का मतलब क्या था? वर्चुअली सर्टेन का मतलब क्या था? मोर देन 90%। वर्चुअली सर्टेन का मतलब क्या था? मोर देन 90%। तो रीइंबर्समेंट कब रिकॉर्ड होगी? इफ इट इज वर्चुअली सर्टेन। अगर 90% से ज्यादा चांस है तो फिर हम यहाँ पर रीइंबर्समेंट को रिकॉर्ड करेंगे। अगर आपका लॉयर ये कहता है कि सर आपको पेनल्टी देनी है, इसके चांसेस तो 80% है, रिकॉर्ड कर लो, प्रोबेबल है,
लेकिन रीइंबर्समेंट के चांसेस जो हैं वो 70% नजर आ रहे हैं, रिकॉर्ड नहीं होगा। 80% नजर आ रहे हैं, रिकॉर्ड नहीं होगा। 95% नजर आ रहे हैं, हाँ, तो फिर रीइंबर्समेंट को रिकॉर्ड करना, अदरवाइज रीइंबर्समेंट रिकॉर्ड नहीं होगा, क्योंकि रीइंबर्समेंट बेसिकली इनकम है, और हमें पता है कि जब भी एसेट रिकॉर्ड होता है वो हमेशा वर्चुअली सर्टेन पे रिकॉर्ड होता है। सो इज इट क्लियर टू एवरीवन? मुझे बताएं जरा, क्या यहाँ तक बात समझ में आती है? जी, एवरी बॉडी एंड सोल, प्लीज बताएं जरा, क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही है? आखिरी बात, आखिरी बात, इस चैप्टर की भी आखिरी बात है, और समझने के इसकी भी आखिरी बात है कि आपने यहाँ पर एक रिकॉर्ड किया प्रोविजन, एक रिकॉर्ड कर रहे हैं आप इनकम, ऐसा ही है। अब आपका दिमाग शायद ये कह सकता है कि एक तरफ आपने रिकॉर्ड की है लाइबिलिटी, एक तरफ आपने रिकॉर्ड किया है एसेट, तो हम एक काम कर देते हैं, इस एसेट और लाइबिलिटी को कैंसिल ऑफ कर दें या सेंटर सेट ऑफ कर दें। तो आइए 37 कहते हैं नहीं, लाइबिलिटी यानी कि प्रोविजन एंड रिसीवेबल यानी कि एसेट कैन नॉट बी ऑफसेट, कैन नॉट बी ऑफसेट, कैन नॉट बी ऑफसेट, आप इसको कैंसिल ऑफ नहीं कर सकते, कैंसिल ऑफ नहीं कर सकते, आप इसको कैंसिल ऑफ नहीं कर सकते, याद रखिएगा। आप एक एसेट को एक लायबिलिटी के साथ सेट ऑफ नहीं कर सकते, ये प्रोविजन अलग से बैलेंस शीट में शो होगा, ये एसेट अलग से बैलेंस शीट में शो होगा, ये कभी भी कैंसिल ऑफ नहीं होगा, ये सेट ऑफ नहीं होगा। हाँ, अगर बहुत अगर करना चाहें तो आप जो कैंसिल ऑफ कर सकते हैं ना, वो एक्सपेंस को इनकम के साथ कर सकते हैं, यानी कि इसकी कंपाउंड एंट्री यूं बना सकते हैं कि पेनल्टी रिसीवेबल डेबिट और प्रोविजन फॉर पेनल्टी क्रेडिट, प्रोविजन फॉर पेनल्टी क्रेडिट, यस दैट्स इट, ये आप कर सकते हैं। लेकिन कभी भी एसेट और लायबिलिटी को आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। रेवेन्यू और एक्सपेंस को आप भले सेट ऑफ कर दें, लेकिन ये एसेट अलग से बैलेंस शीट में शो होगा और ये लायबिलिटी अलग से बैलेंस शीट में शो होगी। आर वी गाइस क्लियर ऑन दिस वन? प्लीज मुझे बताएं जरा, क्या ये बात समझ में आती है? जी मुझे बताएं जरा। जी, क्या ये बात समझ में आ रही है? जी अदील, चले आए जरा। ये रीइंबर्समेंट से रिलेटेड है पूरा, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ड्यूरिंग द लेक्चर्स। ड्यूरिंग द लेक्चर्स हम इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ रास की बातें हैं, लाइक सबसे पहली चीज कि where the effect of time value of money is material, the amount of provision should be recorded at its present value। और जब भी आप इसको प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे तो आपने उसकी हर साल अनवाइंडिंग करनी है। फ्यूचर इवेंट शुड बी कंसिडर्ड व्हाइल मेकिंग अ प्रोविजन, यानी कि आप जब कोई भी प्रोविजन रिकॉर्ड कर रहे होंगे तो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस वगैरह इन तमाम चीज़ों को बैक ऑफ द माइंड पे रखते हुए आपने उस प्रोविजन को रिकॉर्ड करना है। इसी तरीके से gains from the expected disposal of assets should not be taken in measuring the provision। क्या आप ये कहें कि सर मैं 5 साल बाद ये एसेट बेच दूंगा तो उसका गेन ऑन डिस्पोजल होगा तो मैं अपनी लायबिलिटी को रिड्यूस कर दूं? नहीं, याद रखिएगा, फ्यूचर के गेन ऑन डिस्पोजल को हम कभी भी कंसिडर नहीं करेंगे। अमाउंट ऑफ प्रोविजन शुड बी रिव्यूड एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग डेट, हर साल के आखिर पे आपने प्रोविजन के अमाउंट को रिव्यू करना है। अच्छा, देयर आर सर्टेन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, प्रोविजन से रिलेटेड कुछ डिस्कशंस हैं, और कंटिंजेंट लायबिलिटी और कंटिंजेंट एसेट से रिलेटेड कुछ आपके पास यहाँ पर डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है। प्रोविजन से रिलेटेड जो डिस्क्लोजर होगा वो बेसिकली रिकंसिलिएशन होती है, यानी कि आप रिकंसिलिएशन देते हैं, रिकंसिलिएशन, यानी कि एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर आपका ओपनिंग प्रोविजन कितना था, ड्यूरिंग द ईयर कितना बना, कितना आपने प्रोविजन राइट ऑफ कर दिया यानी कि कैंसिल कर दिया, कितने प्रोविजन की आप पेमेंट कर सकते हैं, और कितना आपने प्रोविजन को अनवाइंड किया है यानी कि आपने उसकी अनवाइंडिंग की है, और फाइनली आपके प्रोविजन का क्लोजिंग बैलेंस कितना है।
कंटिंजेंट लायबिलिटी में जो डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट है दैट इज द फाइनेंशियल इम्पैक्ट। कौन सा वाला कह रहे हो? जेके अभी यार जेके लिमिटेड कौन है अभी? अरसलान बताओ कौन सा कह रहे हो बेटा? जी बोलो बेटा अरसलान, कौन सा पॉइंट कह रहे हो? अच्छा, फिर इसके बाद कंटिंजेंट लायबिलिटी के अंदर आपने बता दिया डिस्क्रिप्शन कि क्या हुआ है, फाइनेंशियल इम्पैक्ट यानी कि कितना लॉस हो रहा है या कितना आपको पेनल्टी देने के चांसेस हैं, एंड व्हाई प्रोविजन इज नॉट मेड, डिटेल्स ऑफ अनसर्टेनिटी। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने उसको कंटिंजेंट लायबिलिटी क्यों रिकॉर्ड किया, व्हाई नॉट अ प्रोविजन। वो कौन सी अनसर्टेनिटीज थी जिसने आपको प्रोविजन रिकॉर्ड करने से रोका, एंड सेम डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट इज फॉर द कंटिंजेंट एसेट। चले कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हमारे पास आ रहे हैं, जरा जल्दी से इसको करते हैं। चले इलस्ट्रेशन वन, जल्दी से बताएं जरा इसका आंसर क्या होगा। आइए स्टैंड से रिलेटेड है, जल्दी से बताएं जरा। जल्दी से बताएं जरा, इलस्ट्रेशन वन का आंसर क्या होगा। मैंने आपसे कहा था कि आई एस 10 और 37 ये दोनों आपके पास कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि दोनों मिक्स होकर आते हैं, यानी कि दोनों को एक साथ ही टेस्ट किया जाता है एग्जाम के अंदर। तो दोनों के एमसीक्यूज बिल्कुल आपके पास यहाँ पर एक साथ पैरेलल टेस्ट किए जाएंगे। जी मुझे बताएं जरा, ये कौन कर रहा है? ऑफिशियल आईडी हमारे पास है, उसके अंदर सबके नाम रिवील हो रहे हैं जो जो नाम चेंज करके आ रहे हैं। जी इलस्ट्रेशन वन, प्रैक्टिस क्वेश्चन वन का आंसर बताएं जरा, क्या करेक्ट आंसर होगा। आपने आपने यहाँ पर बताना है, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट बतानी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिस्क्लोजर अबाउट नॉन एडजस्टिंग इवेंट। जी बताएं जरा प्लीज एवरीवन। मरियम, मुस्कान, अब यार रमीज, अनाइन, साजिद, कबड्डी, तला, शायद अल्लाह माफ करे। नहीं करो यार अरसलान अली, इंसान के बच्चे बन जाओ। क्वेश्चन सॉल्व करो जल्दी से। जल्दी करें, क्वेश्चन नंबर वन बताएं जरा। ऑप्शन ए आई गैस, अच्छा। अच्छा देखते हैं क्या कर रहा है। आपने डिस्क्लोजर के बारे में बताना है। डिक्लेयर डिविडेंड बिफोर द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड एंड पेड आफ्टर द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड। आपने डिस्क्लोजर नॉन एडजस्टिंग इवेंट के बारे में अगर हम देखें, तो नॉन एडजस्टिंग इवेंट के बारे में कहा था कि नॉन एडजस्टिंग इवेंट को हम डिस्क्लोज करते हैं। लेकिन सबसे पहली बात कि सर सारे नॉन एडजस्टिंग इवेंट डिस्क्लोज नहीं होते, सिर्फ वो नॉन एडजस्टिंग इवेंट डिस्क्लोज होते हैं दैट आर मटीरियल। और मटीरियल नॉन एडजस्टिंग इवेंट के अंदर दो बातें डिस्क्लोज करते हैं। नंबर वन, नेचर ऑफ इवेंट एंड द फाइनेंशियल इम्पैक्ट। नेचर ऑफ इवेंट एंड द फाइनेंशियल इम्पैक्ट। चले मैंने आपके कहने पे पॉइंट ए पढ़ लिया, मैं बी पढ़ता हूँ जरा। द नेचर ऑफ बोथ द मटीरियल एंड नॉन मटीरियल नॉन एडजस्टिंग इवेंट। क्या ये दूसरा पॉइंट सही हो सकता है? जी जनाब बताएं जरा। जी हाँ, सिर्फ मटेरियल लेंगे तो इसका मतलब नेचर, सॉरी अब आगे क्या कर रहा है, सी पॉइंट के अंदर द डेट ऑफ द नॉन एडजस्टिंग इवेंट अकर्ड। द डेट ऑफ द नॉन एडजस्टिंग इवेंट अकर्ड के डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट में कह रहा है कि आप डिस्क्लोजर में क्या दें कि किस डेट के ऊपर नॉन एडजस्टिंग इवेंट हुआ है। देखिए नॉन एडजस्टिंग इवेंट, मटेरियल नॉन एडजस्टिंग इवेंट के अंदर दो बातें आपने डिस्क्लोज करनी थी। नंबर वन, द नेचर ऑफ इवेंट एंड द फाइनेंशियल इम्पैक्ट। D. An estimate of the financial effect of the event unless a reasonable estimate cannot be made.
मुझे बताएं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बताएं जरा। जी बताएं जरा कौन सा ऑप्शन करेक्ट लग रहा है। An estimate of the financial effect unless a reasonable estimate cannot be made। हमने नॉन एडजस्टिंग इवेंट की डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट को देखा था कि नॉन एडजस्टिंग इवेंट के अंदर क्या कहा था कि नॉन एडजस्टिंग इवेंट शुड बी डिस्क्लोज, और कौन से मटेरियल नॉन एडजस्टिंग इवेंट, दो बातें बता दें, नेचर ऑफ इवेंट एंड द फाइनेंशियल इफेक्ट। एंड इफ नो फाइनेंशियल इफेक्ट कैन बी मेजर्ड, अगर आप फाइनेंशियल इफेक्ट मेजर ना कर सकें तो फिर आप बता देंगे कि नो फाइनेंशियल इम्पैक्ट कैन बी कैलकुलेटेड। चलिए इलस्ट्रेशन 2 बताएं जरा। इफ एन एंटिटी has a warranty obligation and expects with more than 50% probability it will result in some payment from the entity, a provision should be made for, a provision should be made for, प्रोविजन किस अमाउंट से बनना चाहिए। जी जनाब, प्रोविजन शुड बी मेड फॉर। किस अमाउंट से प्रोविजन बनना चाहिए। जी हाँ, एक्सपेक्टेड अमाउंट ऑफ द पेमेंट दैट इज द बेस्ट एस्टिमेट, जो आपके पास बेस्ट एस्टिमेट होगा उससे हमेशा प्रोविजन को रिकॉर्ड करेगा। चले, व्हाट इज द कंटिंजेंट, वेयर इज द कंटिंजेंट लायबिलिटी इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंटिंजेंट लायबिलिटी को कहां पे रिकॉर्ड करते हैं, जी बताएं जरा। कंटिंजेंट लायबिलिटी को कहां पे रिकॉर्ड करेंगे, नॉन करंट लायबिलिटी में, करंट लायबिलिटी में, इक्विटी में। जी बताएं जरा, कंटिंजेंट लायबिलिटी को कहां पे रिकॉर्ड करेंगे। वेरी गुड हुजैफा, नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, नोट्स टू द अकाउंट्स के अंदर, गुड। illustration 4, which of the following is not, which of the following is not, which of the following is not a disclosure requirement। इंडिकेशन ऑफ अनसर्टेनिटीज, क्या ये डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट का पार्ट है। अनसर्टेनिटीज के बारे में बताना, क्या ये डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट का पार्ट है। जी बिल्कुल, ये डिस्क्लोजर का पार्ट है। अभी हमने देखा था डिस्क्लोजर का पार्ट हमारे पास क्या है। ये देखिए लास्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, why provision is not made the details of uncertainties। बिल्कुल डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट का पार्ट है अनसर्टेनिटीज को बताना। तो इट मींस के indications of uncertainties it's a part of your disclosure requirement। estimated financial effect, क्या हम डिस्क्लोजर के अंदर फाइनेंशियल इफेक्ट बताते हैं। जी बिल्कुल बताते हैं। और इसी तरीके से पॉसिबिलिटी ऑफ रीइंबर्समेंट, रीइंबर्समेंट यानी कि अगर कोई रीइंबर्समेंट के चांसेस हैं, जब जैसे भी हमने देखा था कि आपने अगर प्रोविजन रिकॉर्ड किया है और उसके साथ आपको लगता है कि कोई रीइंबर्समेंट के चांसेस हैं तो उसको भी हम डिस्क्लोज कर दें। सर नहीं करते डिस्क्लोज, तो क्या डिस्क्लोज नहीं करते, एग्जैक्ट टाइमिंग ऑफ आउटफ्लो, याद रखिएगा। मैं एग्जैक्ट टाइमिंग कभी बता ही नहीं सकता, मैं प्रोविजन की एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं बता सकता, तो कंटिंजेंट लायबिलिटी तो बहुत दूर की बात है। Which of the following does not create a constructive obligation, कौन सा है जो कि कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं कर रहा। क्या आपका पास प्रैक्टिस आपके ऊपर कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है। यस। क्या लेजिस्लेशन कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है। नो, लेजिस्लेशन विल क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन।
बाकी आपकी पॉलिसीज, आपकी स्टेटमेंट, ये सब आपके ऊपर जो है वो कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन क्रिएट करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर एक कोर्ट केस दिया हुआ है। आफ्टर अ वेडिंग इन 2010, 10 people became seriously ill, possibly as a result of food poisoning from a products sold by Callow Company. Legal proceedings are started seeking damages of Callow Company, but it disputes liability. Up to the date of approval of the financial statement to 31st December 2010, Callow lawyer advised that it is probable that it will not found liable, that it is probable that it will not found liable, यानी कि probable 60% चांस है कि हम लायबल नहीं होंगे, हमारे ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। एट 31st December लॉयर की अपनी सजेशन थी। कैलो prepares the financial statement for the year to 2011, एक साल बाद advise the owing to development in the case it is probable that it will found liable। 2011 में कह रहा है yes it will found liable। What is the requirement accounting treatment on 31st December 2010 and 2011? मुझे बताएं 2010 में क्या करना चाहिए, 2010 में क्या करना चाहिए कंपनी को? जी 2010 में क्या करना चाहिए बताएं? वेरी गुड, डिस्क्लोज करना चाहिए, क्योंकि नॉट प्रोबेबल था, इट वाज नॉट प्रोबेबल। और 2011 के अंदर क्या करेंगे, 2011 के अंदर क्या करेंगे? प्रोविजन रिकॉर्ड करेंगे, वेरी गुड। अच्छा, इसके बाकी के जो क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन 7, 8, 9 और इसी तरीके से जो किट के क्वेश्चन हैं, प्लीज इसको ट्राई कीजिएगा घर पे, इसको मेक श्योर कीजिएगा कि आप उसको ट्राई करें। बीपीपी और कैप्लान के किट के क्वेश्चंस को ट्राई कीजिएगा। इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम और एनी कंफ्यूजन हम इंशाल्लाह उसको डिस्कस कर लेंगे, लेकिन मेक श्योर करेंगे प्लीज आप उसको एक मरतबा खुद से ट्राई जरूर कीजिएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? जी यहाँ तक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम नया स्टैंडर्ड स्टार्ट करेंगे। मेक श्योर कीजिएगा कि आप उसकी प्रैक्टिस लाजमी करें।